हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जूलॉजी का रीनीट 2026 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पे है दैट इज द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री 26 होती है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बींग्स it is 26. so correct answer is 26. that is अगर हम देखें तो सर्वाइकल होती है, थोरैसिक होती है, लंबर वर्टिब्री होती है, सैक्रम होती है और कॉकिक्स होती है। सर्वाइकल टोटल 7 होती है, थोरैसिक टोटल 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रम 5 होती है बट फ्यूज होके 1 हो जाती है और कॉकिक्स 4 होती है तो फ्यूज्ड होके 1 हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ का टोटल सम निकालेंगे दैट इज 33, लेकिन क्योंकि ये वाली फ्यूज्ड हो जाती है तो फ्यूज हो जाने के कारण जो टोटल काउंटिंग नंबर ऑफ वर्टिब्रीज होती हैं बच्चों वो 26 होती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. Next we come to which of the following is not a part of human central neural system. ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसा कि हम जानते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो ब्रेन के मेनिंजेस के ऊपर पूछा गया है। तो ब्रेन के जो मेनिंजेस हैं वो 3 लेयर्स में होते हैं बच्चों, एंड दैट इज एरिकनॉइड, ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो ड्यूरा मैटर की होती है, मिडिल वाली लेयर एरिकनॉइड की होती है एंड इनर मोस्ट लेयर इज ऑफ पाया मैटर। तो आई थिंक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शंस जो हैं दैट इज रेलेवेंट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बट फोर्थ ऑप्शन इट इज नॉट रेलेवेंट टू योर नर्वस सिस्टम बिकॉज इट इज रेलेवेंट टू हार्ट. सो इट इज the covering of heart, that is pericardium. So the correct answer for this question is pericardium, that is option number 4. Moving to the next question, that is which of the following statements are related to pituitary gland are correct. So pituitary gland is a gland which is a type of endocrine gland. It is situated in the brain and this pituitary gland it is also called as hypophysis cerebri. ठीक है, तो pituitary gland के 2 parts होते हैं, that is pituitary gland has adenohypophysis and neurohypophysis. ठीक है, इन दोनों को मिला के बनता है hypophysis cerebri. ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि pituitary gland में पिट्यूटरी ग्लैंड में बच्चों 3 लोब्स होते हैं. द फर्स्ट इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जिसको हम पार्स डिस्टालिस बोलते हैं. सेकंड इज मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी जिसको हम पार्स इंटरमीडिया कहते हैं. And third is posterior lobe of pituitary जिसको हम pars nervosa कहते हैं. और ये दोनों अगर हम pars distalis और intermedia की बात करें तो this is called as adenohypophysis और pars nervosa it is called as neurohypophysis. दोनों इकट्ठे मिलके एडिनो और न्यूरो दोनों इकट्ठे मिलके बच्चों बनाते हैं हाइपोफाइसिस सेरिब्राई. तो पहला स्टेटमेंट इट इज एनाटॉमिकली डिवाइडेड इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. इट इज करेक्ट. इट सिक्रीट्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वेरी ट्रू, क्योंकि FSH इज सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. इट सिक्रीट
melanocyte stimulating hormone, again this is a hormone secreted by the anterior lobe of middle lobe of pituitary, and it does not secrete prolactin. This is a wrong statement. तो ये तीनों सही statements हैं, but it does not secrete prolactin. This is a wrong statement. तो हमको correct statements बताने हैं. A, B and C. These statements are correct. Prolactin is a hormone secreted by pituitary gland and it is secreted by the anterior lobe of pituitary. ठीक है, तो ये वाला option, that is your statement D, is wrong. So the correct answer is option number 2, that is A, B and C statements are correct. In water, frogs respire using. So, बेटा frogs, ये जो question है ये structural organization in animals से पूछा गया है. And frogs जो हैं उनके पास पहला mode of जो respiration होता है वो lungs के through होता है. जब वो अपने water में होते हैं, so they breathe through their skin. Okay, so जब वो अपने लैंड पे होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. बरोज में वो अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं, बट व्हेन दे आर इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. Which of the following represents the correct sequence of arrangement of bones in the lower limb? So this is a question that is asked from the chapter locomotion and movement. तो ये locomotion and movement chapter का question है बच्चों. इसमें हमको lower limb की जो bones हमने पढ़ी हैं उसका correct sequence बताना है. तो it is femur, tibia, patella and tarsal. Patella, femur, tibia and tarsal. Femur, patella, tibia and tarsal. Femur, tarsal, patella and tibia. बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल द फीमर इज योर थाई बोन, उसके नीचे आएगा पटेला विच इज द नी कैप. पटेला के नीचे प्रेजेंट होती है टीबिया, ठीक है, और टीबिया के नीचे आपके टार्सल बोन्स प्रेजेंट होते हैं. टार्सल बोन्स आर द बोन्स ऑफ योर फुट एंड दे आर 7 इन नंबर. तो आई थिंक द करेक्ट अरेंजमेंट सीक्वेंस आप जो देख पा रहे हैं वो ऑप्शन नंबर 3 है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Match list 1 with list 2. So in the list 1 we have some words which we have to match with their functions in list 2. Starch, all of you know starch is produced by plants. That is starch glucose का stored form है in plants. So let us match the correct, that is I think it is energy storage. स्टार्च को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी उससे. तो ये एनर्जी स्टोरेज के लिए हम स्टोर करके रखते हैं स्टार्च को. एंटीबॉडी, ए का जो ऑप्शन है दैट इज 2. एंटीबॉडी का काम क्या है हमारी बॉडी में, ये इन्फेक्शन फाइट करता है, तो इट फाइट्स इन्फेक्शन. सो बी का करेक्ट मैच इज 1. कॉन्केनावेलिन, ये जो वर्ड है दिस इज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल. कॉन्केनावेलिन एक प्रकार का लेक्टिन होता है. दिस इज अ टेबल गिवन इन योर चैप्टर एनसीईआरटी बुक्स. तो ये एक प्रकार का लेक्टिन होता है. ये कॉन्केनावेलिन आर अ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज GLUT4. GLUT4 इज अ टाइप ऑफ, यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज को मदद करता है. तो GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो 2143 करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2143. Given below are 2 statements. Statement 1. When any plane passing through the central axis of the body divides the organisms into 2 equal halves,
इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. इट इज करेक्ट क्योंकि एनी प्लेन बोला है. एनी मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऐसी स्फेरिकल है, आप किसी भी प्लेन से इसको डिवाइड करेंगे जो कि बॉडी के सेंटर से पास हो रही है बच्चों, तो यू विल गेट टू इक्वल हाफ. सो दिस इज अ रेडियल सिमेट्री. In phylum Echinodermata, both adults and larvae are radially symmetrical. This is wrong statement क्योंकि इसमें adults तो radially symmetrical होते हैं, but इनके जो larvae होते हैं बच्चों वो bilaterally symmetrical होते हैं. So this is a wrong statement. The correct answer goes as ये वाला correct statement है. तो statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So the correct answer is option number 3. The number of action potential generated by sino-auricular node. Sino-auricular node, it is also called as a pacemaker of heart. ये sino-auricular node, अगर if this is the diagram of heart that I am drawing, ये right atria है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है, तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकास्पिड वाल्व बच्चों. तो यहाँ पर एक टिश्यू होता है और ये टिश्यू नोडल टिश्यू कहलाता है. इट इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द हार्ट. यहाँ पर एक नोडल टिश्यू होता है जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिक्यूलर नोड या साइनो एट्रियल नोड भी कह सकते हैं अपन. यहाँ से बेटा मैसेजेस और इम्पल्सेस फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इनिशिएट होते हैं. And this is the node which initiates the impulses for contraction of heart at a very higher rate. That is why it is also called as the pacemaker of heart. So it produces impulses with a rate of 70 to 75 beats per minute. So the correct answer for this question is option number 2. Which of the following statement is incorrect? जब भी कोई ऐसा करेक्ट या इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट आता है बच्चों, तो सबसे पहले आप ऐसा करिए that you first mark the line, that is mark with a line that incorrect has been asked. Otherwise कई बार हम करेक्ट को भी मार्क करके आ जाते हैं, है ना. तो पहला स्टेटमेंट है blood coagulate in response to an इंजुरी. सॉरी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ब्लड तभी क्लॉट होगा जब इंजुरी होगी, जब ब्लीडिंग होएगी उस जगह पे ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा. ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन्स. अगर आपने ब्लड क्लॉट की मैकेनिज्म पढ़ी हो तो जहां पर इंजुरी होती है, कहीं भी जहां पर इंजुरी हो रही होगी बच्चों शरीर पे, तो उस जगह पे पहले प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं. ये प्लेटलेट्स एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज. थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है. फाइब्रिन्स फॉर्म द क्लॉट. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट दैट ब्लड क्लॉट किससे बनता है? फाइब्रिन से. फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजेन. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनता है, थ्रोम्बिन उसको कन्वर्ट करता है. तो फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजेन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. फाइब्रिनोजेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये तो उसका ऑपोजिट लिखा हुआ है. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फाइब्रिनोजेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन. Which one of the following statement is incorrect? अगेन मैंने जैसा आपको बताया कि इनकरेक्ट को हमेशा मार्क कर लीजिए. ठीक है, तो इनकरेक्ट, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीट ग्लूकागॉन. ट्रू, पैनक्रियाज में केवल 1% हिस्सा पैनक्रियाज का ऐसा होता है जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाता है. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, इसी में हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं. इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन्स जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं पैनक्रियाज में, वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं.
तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन बनाते हैं, बीटा सेल्स जो हैं वो बनाते हैं इंसुलिन। ठीक है, तो लेट अस सी, अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन, ये स्टेटमेंट सही है। अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ऑब्वियसली ग्लूकागॉन क्या है, ग्लूकागॉन एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, मतलब ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो correct. So the incorrect statement is option number 2, which is the correct answer for this question. Given below are 2 statements. Statement 1, the class name Reptilia refers to creeping or crawling animals on the basis of mode of locomotion. ये तो सही बात है, दिस इज करेक्ट कि रेप्टाइल्स को रेप्टाइल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेप्टाइल वर्ड रेप्टियर वर्ड से निकाला गया और रेप्टियर का मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग, तो ये क्रीपिंग या क्रॉलिंग एनिमल्स हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। अब बच्चों यहाँ पर ये जो ऑल ऑर्गेनिज्म लिख दिया है ना, इसने ये स्टेटमेंट को गलत कर दिया है, क्योंकि ऑल जो है सारे ऑर्गेनिजम्स रेप्टाइल्स के 3 चेम्बर्ड हार्ट वाले नहीं होते, क्रोकोडाइल्स का 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 is correct, but statement 2 it is incorrect. So the correct answer is option number 3. Which of the following is not a characteristic of chordate? Presence of notochord. Presence of notochord is a characteristic of chordate. Second, central nervous system is dorsal. This is correct. Non-chordates में nervous system ventral होता है, chordates में nervous system dorsal होता है. So this is correct. Absence of gills. This is wrong. There is presence of gills in chordates. Paired pharyngeal gill slit. हमने पढ़े थे 4 important characters. अगर आपको याद हो, ये वाला डायग्राम था, जहां सबसे पीछे was your dorsal hollow nerve cord. This was your notochord. So this is your dorsal hollow nerve cord. ये है आपका नोटोकॉर्ड। यहां पर थे बच्चों, यहां पर पेयर्ड फैरेंजियल गिल स्लिट्स, और यहां पर प्रेजेंट है पोस्ट एनल टेल। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एनिमल को के पास होना चाहिए अगर हमें उसको कॉर्डेट बोलना है। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ गिल्स दिया हुआ है, बट कॉर्डेट्स डू हैव अ गिल्स, so this is a wrong characteristics that has been mentioned. So this is the correct answer for this question. Arrange the following elements in descending order of their contribution to percentage weight of human body. तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहला जो दिमाग में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज 65 होता है ह्यूमन बॉडी में और अर्थ में कम होता है, तो आई थिंक सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, देन कार्बन का, देन हाइड्रोजन का, और देन होता है नाइट्रोजन का। So it is
A, B, C, D। अच्छा, अगर आपको याद ना हो और इतना बस पता हो कि ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, तो इजीली आप देखो ऑक्सीजन मतलब एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें A पहले दिया हुआ है। सो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा नहीं, बड़े से छोटा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। In frogs, again this is a question from structural organization in animals. In frogs, the number of pairs of cranial nerves arising from the brain. कुछ ही पॉइंट्स हैं जो फ्रॉग को मैमल्स से यानी कि ह्यूमन बीइंग से अलग करते हैं। दैट इज फ्रॉग्स में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, whereas in humans there are 12 pairs of cranial nerves. So the correct answer for this question is option number 3. They have 10 pairs of cranial nerves. This question comes from the chapter reproductive health. उसमें लास्ट वाला जो टॉपिक दिया हुआ है that is STDs. Which of the is not a sexually transmitted disease? So syphilis, genital warts और gonorrhea. Very clearly you can see here, ये तीनों जो diseases हैं ये sexually transmitted diseases हैं. Only the disease which is not transmitted by sexual contact, it is tuberculosis. Tuberculosis या तो इसका mode of infection is droplet infection mostly. So TB is not a disease which is an STD. STDs वो बीमारियां होती हैं जो केवल sexual contact से फैलती हैं. This question is asked from the chapter human reproduction. Sperm motility, sorry, this is a chapter from locomotion and movement. उसमें आपको याद होगा कि उसमें ciliary movement, flagellar movement ये सब दिया हुआ है, ठीक है? तो ये वाली जो sperm motility वाला question है, this is from the chapter locomotion and movement. Sperm motility is due to flagellar movement. स्पर्म के पीछे एक टेल वाला पार्ट होता है, टेल का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली फ्लैजिला जैसा होता है बच्चों, एंड दैट इज व्हाई इट शोज फ्लैजिलर मूवमेंट्स. नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, बच्चों नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ नेचर वेयर द नेचर सिलेक्ट द फिटेस्ट. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे फिट होगा, सबसे बेहतर तरीके से अडेप्टिव चेंजेस डेवलप करेगा चेंजिंग नेचर के हिसाब से, और रिप्रोडक्शन उसका सबसे बेटर होगा, दैट विल बी सिलेक्टेड बाय द नेचर. सो यू नो इट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. सो नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स हो सकते हैं. इट कैन बी स्टेबलाइजिंग, इट कैन बी डायरेक्शनल एंड इट कैन बी डिसरप्शन ऑल्सो. हमने एनसीईआरटी में ये वाले डायग्राम्स देखे जहां पर अगर कर्व आपको, अगर नेचर किसी मीडियम कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहा है तो स्टेबलाइजिंग ग्राफ मिलेगा, नेचर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, एक्सट्रीम कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहा है तो हमको डायरेक्शनल कर्व मिलेगा, और नेचर अगर दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर रहा है तो हमको डिसरप्टिव कर्व मिलेगा. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर एवोल्यूशन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A, C and D, that is stabilizing, directional as well as disruptive changes you can see in natural selection. The method of directly injecting a sperm into ovum in assisted reproductive technology. बच्चों this question is from the chapter reproductive health, जिसमें हमें reproductive health में infertility वाला जो topic है, from that this has been asked. and जब हम ovum में directly sperm को inject करते हैं, it clearly defines intracytoplasmic sperm injection. So very direct questions have been asked. Option number 3 is the correct answer for this question. Which of the following is not a part of male reproductive system? तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स दिए गए, एक उनमें से नहीं है.
रेटे टेस्टिस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एपिडाइडमिस भी होता है, वासा एफ्रेंशिया भी होता है. लास्ट वाला ऑप्शन इज इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल का जो फलोपियन ट्यूब है उसका सबसे पहला पार्ट इज इनफंडिबुलम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. Given below are two statements. Statement 1, ovulation is caused by LH surge leading to rupture of Graafian follicle. तो बच्चों अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है. मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेस होते हैं. पहला फेज मेंस्ट्रुअल है, दूसरा है फॉलिकुलर फेज और तीसरा है हमारा ल्यूटियल फेज. तो जो हमारा आप कह सकते हो 14th डे होता है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 28 डेज की होती है. जो 14 डे होता है उसमें एकदम से LH हार्मोन हायर पीक पे जाता है, हाईएस्ट पे होता है, अपने हाईएस्ट अमाउंट पे सेक्रीट होता है. उसका रीजन ये होता है कि ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप जब हो जाता है तो वो लार्ज क्वांटिटीज में ईस्ट्रोजन बनाता है और ये ईस्ट्रोजन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से हायर क्वांटिटीज ऑफ ईस्ट्रोजन is a indication for pituitary gland that the Graafian follicle has developed. तो वो LH हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है और LH हार्मोन अटेन्स अ पीक एट 14th डे और उसके कारण ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है तो ओवम रिलीज होता है जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं. तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बच्चों. स्टेटमेंट 2, ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन. आई थिंक दिस इज रॉन्ग क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में तो बनता है ओव्यूलेशन के बाद बच्चों, लेकिन वो प्रोजेस्ट्रॉन बनाता है एंड प्रोजेस्ट्रॉन इज नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी. सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. So option number 3 is the correct answer for this question. Again, this is a question asked from the chapter Evolution. A population of diploid organism is at Hardy-Weinberg equilibrium. If the frequency of allele A is 0.1, the frequency of AA is. अपन ने पढ़ा है कि Hardy-Weinberg equilibrium या Hardy-Weinberg principle ये बच्चों जेनेटिक इक्विलिब्रियम की बात करता है. किसकी बात करता है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम. जेनेटिक इक्विलिब्रियम मतलब यदि कोई कैरेक्टर है, हम कैरेक्टर को मान लेते हैं X, ठीक है. अगर कैरेक्टर X है, इस कैरेक्टर X के 2 अलील्स होंगे, दैट इज कैपिटल A और स्मॉल a, ठीक है. अगर कैरेक्टर X है और इसके अलील्स 2 हैं, स्मॉल a और कैपिटल A, तो स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी P है और कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी P है और स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी अगर Q है तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कहता है p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1. अगर इसकी वैल्यू 1 आती है, मतलब इसमें मैं आपके अलील्स को प्लेस करती हूँ, कैपिटल A प्लस 2 कैपिटल A स्मॉल a प्लस स्मॉल a इज इक्वल टू 1. बच्चों इसका ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जीनोटाइप्स, अगर इन पे आप वैल्यूज पुट करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 1 आती है मतलब वो पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है, उसमें किसी भी प्रकार का एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जेनेटिक इक्विलिब्रियम की बात करता है. और अगर हमें A की फ्रीक्वेंसी 0.1 दी है और हमें कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो हम 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो वी विल गेट 0.01. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. Okay. Match list 1 with list 2. This is a match the column question. Excess growth hormone. अगर
एक्सेस ग्रोथ हार्मोन है, तो इससे मैचिंग हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज थर्ड, दैट इज अगर अडल्टहुड में एक्सेस हार्मोन का सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो एक्रोमेगाली होती है, जहां फेस का शेप डिफॉर्म्ड हो जाता है और मंकी लाइक या चिंपैंजी लाइक फेस दिखने लगता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH जो कि ओव्यूलेशन कॉज करता है, तो बी का होगा 4। वैसोप्रेसिन को ADH बोलते हैं। ADH जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द किडनीज। जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से ADH सिक्रीट होता है, जो कि ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में जाकर वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तो इसका होगा 1। ऑक्सीटोसिन इज अगेन अ पिट्यूटरी हार्मोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ऑक्सीटोसिन कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो कि लेबर पेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे चाइल्ड बर्थ पॉसिबल होगा। सो डी का होगा 2, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन से पूछा गया है एंड हार्मोन्स के करेक्ट मैच हमें इसमें बताने थे। A very easy question, the opening between right atrium and right ventricle. If you can see this, ये दोनों एट्रियाज हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकास्पिड वाल्व, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होती है इसको हम बाइकास्पिड वाल्व कह सकते हैं, मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो अभी हमसे पूछा गया कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वाल्व होती है, सो इट इज tricuspid valve. The correct answer is option 2. Sponges exchange oxygen and carbon dioxide. तो स्पॉन्जेस फाइलम पॉरीफेरा को बोलते हैं, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑर्गन और स्ट्रक्चर फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। So the correct answer for this question is option 1. Okay, this is a question asked from the chapter locomotion and movement, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी इनिशिएट होगा जब हमारा नर्वस सिस्टम हमको हमारे मसल्स को मैसेज करेगा या सिग्नल करेगा। तो न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में एक जंक्शन पॉइंट बनता है जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक सिंगल न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में मतलब जो मोटर न्यूरॉन है उसमें जैसे ही मैसेजेस आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, तो मोटर न्यूरॉन के एंड से साइनेप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट होते हैं और वो रिलीज करते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। और ये एसिटाइल कोलिन सार्कोलेम्मा पे प्रेजेंट, सार्कोलेम्मा इज अ मेम्ब्रेन ऑफ मसल, उससे बाइंड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और दैट इज एसिटाइल कोलिन, और मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज muscle contraction are initiated by a signal sent by the central nervous system by the release of the chemical neurotransmitter that is acetylcholine. Which of the following statement about the reabsorption process in Henle's loop are correct? तो Henle's loop जो है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। बेसिकली बच्चों, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है इट इज परमिएबल टू वाटर एंड इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो
Henle's loop is mostly responsible for the concentration of urine, okay? And यहाँ पर एक mechanism चलता है concentration of urine के लिए, and that is known as counter current mechanism. तो अलग अलग limbs अलग अलग चीजों के लिए permeable होते हैं. The descending limb of loop of Henle is permeable to water and impermeable to electrolytes. ये अभी मैंने आपको बताया. This is correct. Urine gets concentrated in Henle's loop. This is also correct. Reabsorption of sodium and water takes place in Henle's loop. This is wrong. Reabsorption occurs in DCT, not in Henle's loop. Active or passive transport of electrolyte occurs in the ascending limb of Henle's loop. This is also correct. मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ. ये आपका loop of Henle है. ये इसका descending limb है, ये ascending limb है. ये downward arrow मतलब descending और upward arrow मतलब ascending. तो जो descending limb होता है, यहाँ से water बाहर आते हैं और electrolytes अंदर जाते हैं. तो ये water के लिए permeable होगा, ये electrolytes के लिए impermeable होगा. और जो ascending limb है, या this is permeable to electrolytes, but it is impermeable to water. ठीक है? तो this is helping in the concentration of urine. तो पहला पॉइंट सही है, permeable to water, impermeable to electrolyte, मैंने ड्रॉ किया है. दूसरा पॉइंट, हेनले लूप concentration of urine के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म करता है. तीसरा पॉइंट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर. भाई सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में होता है जब शरीर को जरूरत होती है. सो इट विल ऑलवेज अकर इन डीसीटी एंड नॉट इन लूप ऑफ हेनले. तो तीन करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ए, बी और डी होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. अगेन हमें एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है वर्टिब्रल कॉलम का. तो ये वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले सर्वाइकल आती है, फिर थोरैसिक आएगी, फिर लंबर आएगी एंड फाइनली फिर उसके बाद सैक्रम आएगी. तो आई थिंक जो करेक्ट मैच जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 का जा रहा है. दैट इज सर्वाइकल, थोरैसिक, देन लंबर एंड देन सैक्रम. We come to the next, that is, which of the following is not an evidence for evolution? Convergent evolution of traits like wings of birds and butterfly. हमको पता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो एनालोगस ऑर्गन्स शो करते हैं. एनालोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं बट दे आर सेम फंक्शन. अगर हम यहाँ विंग्स ऑफ बर्ड्स की बात करें और बटरफ्लाई की, तो दोनों के स्ट्रक्चर अलग हैं बट दोनों के फंक्शन एक है, इसलिए ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं. एंड दिस इज एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड, ये भी एविडेंसेस हमें प्रोवाइड करते हैं दैट एविडेंस एवोल्यूशन हुआ है. फॉसिल फ्यूल्स जो हैं हमारे वो हमें एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं. एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हीकल, दैट इज अर्नेस्ट हीकल ने हमें ये बताया कि जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो भी हमें सजेस्ट करता है दैट एवोल्यूशन हैज अकर्ड. Divergent evolution of anatomical structures such as forelimbs. तो बेटा embryological support for evolution was given by von Baer, not by Ernest Haeckel. Okay, so the correct answer for this is option 3. Given below are two statements. Statement 1. Modern Homo sapiens arose in Australia and moved across continents. Homo sapiens arose 75,000 to 10,000 years ago. तो पहला स्टेटमेंट जो है Homo sapiens arose in Australia, not in Australia, in Africa. और फिर वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में गए, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है. बट Homo sapiens की जो रेस है वो 75,000 to 10,000 years में शुरू हुई थी. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑल्सो मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4.
this is a question of botany, I think. Okay, so we have some questions from biotechnology. During PCR, primers bind to DNA strand in dash step. तो पहला स्टेप होता है बेटा, the first step is denaturation, second step is annealing and the third step is extension. Denaturation में हम पहले जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनको हीट करके अलग करते हैं. दूसरा स्टेप है एनीलिंग. एनीलिंग में हम प्राइमर्स ऐड करते हैं, दैट इज ऑन द 3' एंड. प्राइमर्स ऐड हम एनीलिंग में करते हैं. एक्सटेंशन में आपका जो टैग पॉलीमरेज है वो प्राइमर्स के पीछे चेन को इलोंगेट करता है. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. This is also a question from botany. Next, adaptive radiation in placental mammals and Australian marsupials leading to similarities between distant species is an example of. देखो, placental mammals और अगर हम Australian marsupials की बात करें तो बेटा placental mammals और Australian marsupials दोनों ही अलग प्रकार की स्पीशीज हैं, दोनों ही अलग जोग्राफिकल एरियाज में प्रेजेंट है. पर जैसे प्लेसेंटल मैमल्स यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं, सेम टू सेम वही प्लेसेंटल मैमल्स यहाँ पर भी मार्सुपियल्स यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड. बट अगर यहाँ वोल्फ बन रहा है तो यहाँ मार्सुपियल वुल्फ बन रहा है. अगर यहाँ पर से सपोज मोल बन रहा है तो यहाँ पर मार्सुपियल मोल बन रहा है. तो कहने का मतलब है एट सेम टाइम बट इन 2 डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज जो मैमल्स हैं अलग अलग प्रकार के, वो सेम टाइप ऑफ स्पीशीज में इवॉल्व हो रहे हैं. सो दे आर डिफरेंट, anatomically they are different but they are evolving at a same point. So बच्चों, this is showing a convergent evolution. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स ये एक प्रकार का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं. So we come to next, that is which of the following is secondary lymphoid organ. So the secondary lymphoid organ is bone marrow और thymus. ये तो primary lymphoid organ होते हैं. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपके जो WBCs हैं वो मैच्योर होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं. बट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ये जाके एंटीजन से इंटरैक्ट करते हैं. बोन मैरो और थाइमस दे आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, बट दीज टॉन्सिल एंड स्प्लीन दे आर सेकेंडरी lymphoid organ. So the correct answer is option 2. Which of the following is not secreted by human placenta? Again, this question is from the chapter human reproduction. Human placenta से कौन से हार्मोन्स नहीं निकलते? So it is LH. LH is a hormone which is secreted by the anterior part of pituitary. And HCG, estrogen, progesterone, ये सब कौन secrete करता है? It is secreted by the placenta. This is a question which is asked from chapter biotechnology. Statement 1, plasmids are autonomously replicating DNA. Statement 2, plasmids are extra chromosomal DNA. Very true. Plasmids bacteria में पाए जाते हैं, prokaryotes में होते हैं. They are used as vectors. Vectors मतलब अगर हम अपने किसी फॉरेन DNA को हम अपने टारगेट सेल तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल करते हैं. प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है और ये खुद में रेप्लिकेट कर सकता है. इट डज नॉट रिक्वायर द इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. तो प्लाज्मिड्स आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Statement 2 में plasmids are extra chromosomal DNA. This is also a correct statement. So both are correct statements. Statement 1 as well as statement 2. Both are correct statements. Again a question that has been asked from the chapter evolution. एक assertion है, उसका reason हमें बताना है सही है या नहीं. Phylums of humans and bats are homologous. Very true.
फोलिम्स जो हमारे होते हैं वो बैट्स के विंग्स के जैसे होते हैं. हम स्ट्रक्चरली हमारे लिम्स, फोलिम्स आर सेम विद द विंग्स ऑफ बैट. फोलिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बैट हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. ट्रू, हमारी बनावट सेम है. एनाटॉमी मतलब बनावट की बात कर रहे हैं, मतलब जो बोन्स होंगे अंदर वो सेम है, एग्जैक्टली सेम. जैसे हमारे में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और बाकी के मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस होते, सेम टू सेम वही बोन्स फोलिम्स ऑफ बैट में भी होंगे, मतलब विंग्स ऑफ बैट में. ठीक है, तो एनाटॉमिकली हम सेम है. तो असर्शन और रीजन दोनों सही है. होमोलोगस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है इसलिए होमोलोगस कहला रहे. तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. So the correct answer for this question is option number 1. Colostrum. ये क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया है. कोलेस्ट्रम ये बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय मदर आफ्टर पाचुरेशन. पाचुरेशन मतलब गिविंग बर्थ टू अ बेबी. उसके बाद मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं. इट इज येलोइश इन कलर एंड इट इज वेरी रिच इन IgA एंटीबॉडी एंड इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट एवरी मदर शुड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, बिकॉज लैक्टेशन से वो अपने न्यूबॉर्न बेबी को फीड करती है. फीड करने से उसकी न्यूट्रिशन पूरी होती है और दूसरा उसको इम्यूनिटी मिलती है, पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती हैं IgA antibodies. So the correct answer is option number 3. Colostrum secreted by mother during the initial days of lactation is abundant in IgA antibody. क्योंकि जब तक एक फीटस मदर के वूम्ब के अंदर रहेगा तब तक वो मदर के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्टेड है. बट जैसे ही वो बाहर आता है तो इट नीड्स प्रोटेक्शन, इट नीड्स इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी उसको मदर का फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम that is IgA antibodies provide करती हैं. Abingdon tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced. Goats were more efficient at browsing than Abingdon tortoise. तो ये एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि गैलापागोस आइलैंड में पहले बहुत सारे टॉर्टोइस थे. गैलापागोस आइलैंड इज मेंशन्ड इन योर चैप्टर एवोल्यूशन, जहाँ पर लेमार्क और हमारे डार्विन ने विजिट किया था एंड दे सॉ दैट वहाँ पर डिस्टिंक्ट वेराइटीज ऑफ टॉर्टोइस वर प्रेजेंट. लेकिन धीरे धीरे टॉर्टोइस की संख्या वहाँ कम क्यों हुई? रीजन था कि वहाँ गोट्स आ गई और गोट्स बहुत तेजी से ब्राउज करती, ब्राउज मतलब ग्रेस करती थी, तो धीरे धीरे खाना वैनिश ऑफ होने लगा और टॉर्टोइस की संख्या कम हो गई क्योंकि गोट्स ज़्यादा तेजी से खा रहे थे और टॉर्टोइस उतनी तेजी से खाना नहीं खा पा रहे थे, तो उनको दे वर डेफिशिएंट ऑफ फूड, सो दे कुड नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द गोट. असर्शन भी सही है एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का. द कवरिंग ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज, सो ओवम के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि नॉन सेल्यूलर होती है, दैट इज जोना पेलुसिडा. Which of the following is used as an effective sedative and painkiller for treating post-surgery patient? This is a question that has been asked from the chapter Human Health and Disease. और इसमें पूछा गया है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज वाला जो पार्ट है उसमें से ये पूछा गया है. एंड द करेक्ट आंसर इज मॉर्फिन. मॉर्फिन एक प्रकार की ओपियोइड ड्रग है. हम डायएसिटाइल मॉर्फिन बनाते हैं. मॉर्फिन जो है इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल फील्ड. पेन और सर्जरी, पेन किलर्स के रूप में हम यूज़ करते हैं. सर्जरी के बाद सुलाने के लिए, पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन इज यूज्ड. Again a question from the chapter Human Health and Disease. Which of the following statement is correct with respect to Plasmodium? The first statement, reproduces sexually in liver cell. This is wrong. पहले प्लाज्मोडियम जब एंटर करता है स्पोरोजोइड स्टेट में होता है मैन में, ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचता है, लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोरोजोइड्स और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं.
reproduces sexually in RBCs. This is correct कि वो sexual reproduction करके RBCs में gametocytes बनाते हैं. Gametocytes develop in mosquito gut. This is wrong. Mosquito gut में नहीं develop करते gametocytes. They developed in human RBC. Fertilization takes place in mosquito gut. Fertilization takes place in mosquito gut. तो this is also correct. This statement is saying that जो fertilization हो रहा है that is occurring in the gut of mosquito reproduces sexually in RBC. यहाँ पर ये statement correct description नहीं produce कर रहा है कि what reproduces sexually in RBC. ठीक है, so we will move on to the correct answer as 4, that is fertilization of gametocyte occur in the mosquito gut. Coming on to this question, first is this is a question that is given from the chapter biotechnology principles and processes. तो हमें पूछा गया मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से. The first is transformation. ट्रांसफर डीएनए टू होस्ट बैक्टीरिया. जब हम किसी फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो बैक्टीरिया का जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है. इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. द करेक्ट मैच इज सेकंड. क्लोनिंग साइट. क्लोनिंग साइट इज बेसिकली अ साइट जहां पर आप अपने फॉरेन डीएनए को अटैच करते हैं. तो ये क्लोनिंग साइट जो होती है दैट इज बेसिकली a site where restriction enzyme also puts a cut. ठीक है, तो क्लोनिंग साइट क्या होगा 1, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाएगा और वहां पर फॉरेन डीएनए हमारा अटैच होगा. देन वी कम टू सिलेक्शन. सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का. तो ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफ्रेंशिएट करके हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं. सो इट इज गोइंग टू बी 4. ओरी. ओरी मतलब जहां इट इज द साइट कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. तो आंसर इज 2, 1, 4, 3. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. So we discussed the zoology paper today and it was an easy paper. Hope all of you score very good marks. All the best. Thank you.